हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के ज्योग्राफी के वीडियो का अपना टॉपिक है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदानी क्षेत्र का बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो मेन फोकस अपना किस पे रहेगा? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया है कि राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, फिजिकल डिविजन्स। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, अरावली प्रदेश, अरावली रीजन, पूर्वी मैदान, ईस्टर्न प्लेन और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। साथ ही मैंने आपको यह भी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार समवर्षा रेखाओं आइसोहाइट लाइंस की सहायता से हम राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांट देती है फ्रेंड्स। एक तो शुष्कतम मरुस्थल और दूसरा कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहां की जलवायु, शुष्कतम मरुस्थल की जलवायु कैसी हो जाएगी? शुष्क, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एरिड। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु कैसी हो जाएगी? अर्ध शुष्क या सेमी एरिड। अरावली प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? उप आर्द्र, सब ह्यूमिड। पूर्वी मैदान की जलवायु कैसी है भी? आर्द्र या ह्यूमिड। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र या वेरी ह्यूमिड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम राजस्थान में पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये पहले के वीडियोस में ये सारी बातें स्पष्ट है। साथ ही ये भी बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं ये राजस्थान के नक्शे में कहाँ कहाँ स्थित है और कौन कौन से जिलों को ये कवर करते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करते हैं। तो ये आपको सब कुछ पता है अभी। और अगर नहीं भी है, अभी आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोज जरूर देखें। तो आज का जो अपना टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बेसिकली अपना कौन सा है? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो देखिए, जैसा कि आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि 25 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, शुष्कतम मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद जो ये शुष्कतम मरुस्थल है इसमें एक त्रिभुजाकार क्षेत्र दिखाई देता है जो किसके बीच में है? पोखरण जैसलमेर, बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर। इन तीनों के बीच में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहते हैं और इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए, इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के अलावा फ्रेंड्स, इस पूरे उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान, देखिए केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुजाकार क्षेत्र जो है उसके अलावा शुष्कतम मरुस्थल की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की बात कर रहा हूं। तो इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को छोड़ के, ट्रायंगुलर एरिया को छोड़ के, ये जो बाकी का जितना भी क्षेत्र है ये बेसिकली क्या है? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो इसी पर आज अपनी पूरी चर्चा चलेगी, इसी पर अपना पूरा फोकस रहेगा। तो आज के वीडियोस में जिन पॉइंट्स को अपने कवर करेंगे उनकी थोड़ी सी रूपरेखा बताता हूं और उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल के प्रकार, जो 3 प्रकार के होते हैं अभी मरुस्थल बेसिकली, इर्ग, रैग और हमादा। ठीक है, धोरों या टिल्लों के प्रकार, रेत के जो स्तूप, बालू का स्तूप होते हैं बेसिकली उनके प्रकार। ये देखिए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान, और एक धारियान की टाइप के और पाए जाते हैं। आगे चलेंगे, अन्य स्थल रूप। अन्य स्थल रूपों में बेसिकली अपने पढ़ेंगे स्थायी या अस्थायी झीलें जो पाई जाती है, या कई बार अस्थायी झीलों के सूखने से या किसी अन्य कारण से कुछ विशेष प्रकार के मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है, तो उन मैदानी क्षेत्रों के बारे में देख। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में जल संरक्षण की परंपरागत विधियां। देखिए, रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर जरूर ये जल संरक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परंपरागत रूप से जल संरक्षण की बहुत सारी विधियां जो यहाँ पे विकसित हुई हैं, थोड़ा सा नॉलेज उनका भी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं मरुस्थल के प्रकार। तो देखिए, मरुस्थल बेसिकली आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, इर्ग, रैग और हमादा। तो अर्ग या इर्ग ये कौन सा मरुस्थल होता है? पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, भाई जिसमें पूर्णतः रेतीला, धोरे, टिल्ले, टिब्बे ये सब पाए जाते हैं।
पूर्णतः रेतीला मरुस्थल कौन सा है? अर्ग या इर्ग। तो लगभग लगभग उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में पूरे में, ठीक है, संपूर्ण रूप से कम या ज्यादा रूप में अर्ग या इर्ग प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। रैग मरुस्थल, रैग कौन सा है अभी? तो रैग से पहले हम देखते हैं हमादा। हमादा कौन सा है? तो देखिए त्रिभुजाकार क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या है अभी? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है राजस्थान के अंदर। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? चट्टानी मरुस्थल। ये पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच का क्षेत्र है। तो हमादा है पूर्णतः पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। और बेसिकली अगर अपने राजस्थान की बात करें तो कौन कौन से जिलों में यह पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और थोड़ा झुंझुनू, सीकर और नागौर की तरफ भी। ठीक है, तो बस इतना से याद रखना है। चलिए, ये हो गया हमादा पूर्णतः पथरीला, अर्ग या इर्ग पूर्णतः रेतीला। इन दोनों का मिक्सचर कर दो। कैसे भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो हमादा क्षेत्र है चट्टानी मरुस्थल है और इसके बाद बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो इसके जो सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या है भी? कंकर, पत्थर और मिट्टी, बेसिकली चट्टान और रेतों का एक मिश्रण पाया जाएगा। तो यही ऐसा ही रेगिस्तान रैग कहलाता है अभी। रेतीला प्लस पथरीला मरुस्थल या बोले मिश्रित मरुस्थल। ये भी बेसिकली हमादा की तरह ही जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, झुंझुनू, सीकर और नागौर में पाया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट जरूर याद रखें, हालांकि रैग और हमादा इन जिलों में पाए जाते हैं, कॉमन जिले हैं, और अर्ग या इर्ग लगभग लगभग संपूर्ण रूप से उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में पाया जाता है। लेकिन फिर भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें इर्ग, रैग और हमादा तीनों ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है, अभी नोट डाउन कर लेना, जैसलमेर। चलिए, तो अपना ये टॉपिक हो गया मरुस्थल के प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, अब देखेंगे धोरों के प्रकार या बालूका स्तूपों के प्रकार। तो बेसिकली यहां फोकस कीजिए भी फ्रेंड्स, बालूका स्तूपों के प्रकार पूरा डायग्राम बना के समझेंगे आराम से। देखिए, बालूका स्तूप बेसिकली तीन तरह के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले अनुदैर्ध्य या लीनियर। अब देखिए डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट है, पवन की दिशा के समानांतर। देखिए पवन जिस दिशा में बह रही है उसके समानांतर अगर रेत के टीले या बालू का स्तूपों का निर्माण होता है तो ऐसे बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य या लीनियर बालू का स्तूप कहते हैं। बेसिकली अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन से जिले याद रखने हैं, कौन कौन सी जगह आपको याद रखनी है जहां पर इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ? गंगानगर में। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के सूरतगढ़ में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। देखिए इसमें क्या है, पवन की दिशा के समकोण पर। देखिए अगर पवन की दिशा, देखिए पवन बह रही है, रेगिस्तान में मिट्टी है तो अपने साथ क्या ले जा रही होगी? मिट्टी ले जा रही होगी। अगर उसकी दिशा के समकोण पर कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट के सहारे एक तरीके से पवन की दिशा के समकोण या 90 डिग्री पर एक बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे बालू का स्तूपों को अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या ट्रांसवर्स बालू का स्तूप कहते हैं। अब इनमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर और जोधपुर में। ऐसे बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर और जोधपुर। चलिए तीसरे प्रकार के देखते हैं। भी देखिए आकृति से ही स्पष्ट हो जाएगा, रेगिस्तान में वायु के भंवर जो गोल गोल मिट्टी घूमती है, ठीक है, तो उन वायु भंवरों की सहायता से अगर अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप बनते हैं तो ऐसे बालू का स्तूपों को बरखान या बरछान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बरखान या बरछान। अब देखिए याद हो जाएगा आपको आराम से। देखिए दो तो आपको जगह बिल्कुल याद रखनी है कि ऐसे बरखान या बरछान मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? भालेरी गांव चूरू और मंथा नदी घाटी क्षेत्र सीकर या मंथा घाटी क्षेत्र सीकर में। या फिर आप ये याद रखें कि बरखान या बरछान अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखिए एक छोटे सा पॉइंट बता रहा हूं, इसे ट्रिक की तरह याद कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। जो मेरा राजस्थान ज्योग्राफी का पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान का एक जिला है जो आकृति में अर्धचंद्राकार आकृति का है।
तो वो जिला कौन सा है? सीकर। तो सीकर कैसा? अर्धचंद्राकार आकृति का। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो अर्धचंद्राकार आकृति का जिला कहां आता है? शेखावाटी में। तो अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? शेखावाटी में। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में रिलेट करें और आपको ये चीज बिल्कुल याद हो जाएगी। चलिए भाई, तो ये 3 तरह के मुख्यतः बालू का स्तूप होते हैं। अनुदैर्ध्य पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, और बरखान या बरछान जो वायु भंवरों से अर्धचंद्राकार आकृति के बनने वाले बालू का स्तूप। और जगहों के नाम जरूर याद रखना भाई, कि क्वेश्चन बनता है इन पे, और मुख्यतः बरखान या बरछान पे तो बिल्कुल याद रखना आपको। चलिए फ्रेंड्स, बार बार मैं ये वह शब्द यूज में ले रहा हूं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, टीला या धोरा। देखिए, अपने रेगिस्तान इलाके में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने को बहुत से जनों को नहीं पता होगा कि टीला और धोरे में क्या अंतर होता है। अपने बेसिकली टीला और धोरा जो है एक ही चीज के लिए यूज में ले लेते हैं। जो रेत का टीला या टिब्बा दिखता है उसी को अपने बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भी, दोनों में अंतर है। बेसिकली अर्ग या इर्ग रेगिस्तान का जो ऊपरी भाग है ना, वो इन टीले या धोरों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, कोई भी रेत का टिब्बा ऐसे ऊपर जाएगा और फिर नीचे, फिर ये ऊपर या नीचे, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं फ्रेंड्स टीला, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं धोरा। या आपने ऐसे कह सकते हैं कि दो टीलों के बीच का जो ये निचला भाग है इसे क्या कहते हैं? धोरा। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा याद रखना भाई, अपने राजस्थान के लोग हैं तो अपने को तो इतना तो पता ही होना चाहिए। चलिए अब देखिए, जो टीले या धोरे हैं या अर्ग या इर्ग रेगिस्तान है, उसमें मंद गति से जब पवन बहती है तो इन टीलों, धोरों या अपने बेसिकली कहें तो बालू का स्तूपों पर लहरनुमा संरचनाएं बन जाती है। लहरनुमा संरचनाएं बन जाती है। या फिर ये रेगिस्तान अर्ग और इर्ग मुख्यतः कैसा है? लहरनुमा उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल। और ऐसा मरुस्थल कहां का फेमस है सबसे ज्यादा? पिछले वीडियो में हमने बात की थी समगांव जैसलमेर। समगांव जैसलमेर पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। टूरिस्ट लोग आते हैं, कैमल सफारी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जैसलमेर के अंदर। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि लहरनुमा उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल के लिए कौन सी जगह फेमस है? समगांव जैसलमेर। अच्छा, ये जो लहरनुमा उर्मिकाएं बनती है, इनसे युक्त जो बालू का स्तूप हैं उन्हें धारियान भी कहते हैं। और बेसिकली धारियान किसको कहते हैं? जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालू का स्तूपों को, जो पवन के साथ साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, ऐसे बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? धारियान। कहां पाए जाते हैं मुख्यतः धारियान? याद रखना भी, जैसलमेर। देखिए, जैसलमेर से संबंधित 3 पॉइंट हो गए अपने पास। एक तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें इर्ग, रैग और हमादा तीनों ही प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, तीनों ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं? क्या याद रखना है अपने को? जैसलमेर। दूसरा, समगांव जैसलमेर क्यों फेमस है? लहरनुमा उर्मिकाओं से युक्त मरुस्थल के लिए, ठीक है, और पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। धारियान जो पवन की गति के साथ या पवन के साथ भ्रमणशील बालू का स्तूप, या सीधा सीधा बोले भ्रमणशील बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? धारियान। और जिला कौन सा याद रखना है इनसे संबंधित? जैसलमेर। चलिए भाई, इसी में एक चीज और याद रखें फ्रेंड्स, कारवा या गासी। देखिए, जब अपने पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं तो अपने देखते हैं कि पहाड़ों के बीच के जो संकरे रास्ते होते हैं उनको दर्रा या पासेज कहते हैं, पासेज या दर्रा कहते हैं। वैसे ही देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। 2 बालूका स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग, बालूका स्तूपों के मध्य स्थित मार्ग को कारवां या गासी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, आप इसको पूरे जितने भी इस पे डायग्राम और जो चीज़ें लिखी है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि अपने ने देखिए मरुस्थल के प्रकार कर लिए हैं और धोरों के प्रकार कर लिए हैं अभी, लेकिन अभी अन्य स्थल रूप और जल संरक्षण की परंपरागत विधियां भी इस टॉपिक में बची हुई है। तो पहले मैं यही बोलूँगा कि आप इस पे जितना भी ये लिखा हुआ है ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, और मे भी शायद वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लीजिए। तो थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूँ, आप इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद अपने शुरू करते हैं अन्य स्थल रूप और जल संरक्षण की परंपरागत विधियां। तो फ्रेंड्स, अब तक अपने इस वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि मरुस्थल जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पूर्णतः रेतीला मरुस्थल, इर्ग मरुस्थल,
चट्टानी या पथरीला मरुस्थल हमादा मरुस्थल और इन दोनों का मिश्रण एक मिश्रित मरुस्थल रैग मरुस्थल। साथ ही आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ये तीनों ही प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जैसलमेर। इसके बाद हमने देखा कि बालू का स्तूप भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसके बाद अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तीसरे नंबर पे हमने देखा बरखान या बरछान बालू का स्तूप। तो फ्रेंड्स एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि ये बरखान या बरछान जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार। तो शेखावाटी क्षेत्र में याद कीजिए, शेखावाटी क्षेत्र में वायु भंवरों से बनने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान या बरछान बालू का स्तूप। इसके बाद हमने धोरा और टीला शब्द में जो अंतर है वो स्पष्ट किया। देखिए, किसी भी रेत के टिब्बे के ऊपरी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? टीला, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम कहते हैं धोरा, या हम कह सकते हैं कि 2 टीलों के बीच की नीची जगह को धोरा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने देखा कि लहर नुमा उर्मिकाओं से युक्त जो मरुस्थल है उसके लिए कौन सी जगह फेमस है? समगांव जैसलमेर। और जैसलमेर में ही जो भ्रमणशील बालू का स्तूप है उन्हें हम धारियान कहते हैं। तो यहां तक अपने बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मंद गति से पवन चलती है और उसके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे झाड़ियों के सहारे कुछ विशेष प्रकार के बालू का स्तूप और बनते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं और डायग्राम से भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो मंद गति से बहने वाली पवन के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उससे किसी झाड़ी के किनारे, झाड़ी के सहारे कोई अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में बालू का स्तूप विकसित होता है, तो इसे सब्र काफिज कहते हैं। सब्र काफिज। कैसा आकृति? कैसी? अर्धचंद्राकार। देखिए, अर्धचंद्राकार आकृति के बरखान या बरछान भी होते हैं। वो कौन से हैं? वायु भंवरों की सहायता से निर्मित बालू का स्तूप। ये क्या है? किसी झाड़ी के सहारे बनने वाला अर्धचंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप। यही अर्धचंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप यदि बहुमुखी आकृति में बदल जाए तो इसे पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पैराबोलिक, बहुमुखी बालू का स्तूप। और यही किनारे अगर थोड़े से तीखे हो जाएं और इस तरह से कोई स्टार शेप बन जाए, तारानुमा संरचना बन जाए, तो इसे तारानुमा या स्टार शेप्ड बालू का स्तूप कहते हैं। अच्छा, ये तीनों ही प्रकार के बालू का स्तूप मुख्य रूप से कौन से जिले में देखने को मिलते हैं? बीकानेर में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य स्थल रूप, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं खड़ीन। देखिए फ्रेंड्स, वर्षा काल में जो जल प्रवाहित होता है ऊंचाई से नीचे की ओर, वर्षा काल में जो जल प्रवाहित होता है उसे संग्रहित करने के लिए जो परंपरागत रूप से एनीकेट विकसित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खड़ीन। उन्हें हम क्या कहते हैं? खड़ीन। और कुलधरा गांव जो जैसलमेर का है, ये 15वीं शताब्दी में ये जैसलमेर के अंदर ये जो गांव था, ये कम से कम यहाँ पर 500 खड़ीन या 500 परंपरागत रूप से विकसित एनीकेट पाए जाते थे, जिसके लिए ये आज भी जाना जाता है। तो ये हो गया खड़ीन। इसके बाद है पलाया। तो पलाया क्या है भाई? मुख्यतः जैसलमेर में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? पलाया। वर्षा काल में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। कहां? जैसलमेर में। क्या कहलाती है? पलाया। अब चूंकि ये अस्थायी झीलें हैं तो ये वक्त के साथ क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। जैसे ही गर्मी आएगी सूख जाएगी। तो इनके सूखने से जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बालसन। तो पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? बालसन। अच्छा, पलाया क्या है? वर्षाकालीन अस्थायी झीलें, लेकिन उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में कुछ स्थायी झीलें भी पाई जाती है, जिनके उदाहरण क्या है? मुख्यतः डीडवाना, सांभर और पंचभद्रा।
ये झीलों के टॉपिक में आएगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको पता है, जिन्होंने जीके पढ़ी हुई उनको पता है कि ये खारे पानी की झीलों के उदाहरण हैं। वैसे भी राजस्थान में अरावली प्रदेश के पश्चिम में ही मुख्यतः खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है वो किससे निर्मित हुआ है? इसे टैथिस सागर का अवशेष भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर कभी प्राचीन काल में एक टैथिस सागर हुआ करता था, जिसके सूखने पर उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान का निर्माण हुआ है। और यहाँ ये जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, डीडवाना, सांभर या पंचभद्रा, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ एक टैथिस सागर हुआ करता था। अच्छा, इन स्थायी झीलों को क्या कहते हैं भाई? अपने टाड या डांड। पलाया क्या है? अस्थायी झीलें, वर्षाकालीन अस्थायी झीलें। और टाड या डांड क्या है? जो स्थायी झीलें पाई जाती है, जैसे डीडवाना, सांभर या पंचभद्रा। इसके बाद देखते हैं रन क्या है भाई। इस क्षेत्र में कुछ दलदली भूमि का निर्माण होता है या दलदली भूमि पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रन। जैसे उदाहरण के रूप में याद रखना भी, बाप रन या पोख रन। अच्छा, पोखरन से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में कुछ जल के स्रोत अगर बन जाते हैं तो उनके चारों ओर वनस्पति या घास जो है वो उग जाती है, और इसे हम नखलिस्तान, ओएसिस या मिराज कहते हैं। तो ये जो पोखरन है, ये 5 मिराजों की भूमि भी कहलाती है। क्या कहलाती है? 5 मिराजों की भूमि। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जल संरक्षण जो है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, और प्राचीन काल से ही यहाँ पर जल संरक्षण की कुछ परंपरागत विधियां या टेक्निक्स जो हैं वो विकसित हुई हैं। तो ये इन पे क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा फोकस करना भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम देखते हैं आगोर। तो आगोर क्या है? बहुत ही सिंपल है। प्राचीन काल में मरुस्थलीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में घर जो है वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि उनका ढाल एक निश्चित दिशा में रहे। इससे होता क्या था कि बारिश जब होती थी तो जल जो है वो उस ढाल के साथ प्रवाहित होता था, और सारा जल जो है वो एक टैंक नुमा संरचना, जिसे हम कहते हैं टांके में जाकर एकत्रित हो जाता था। अच्छा, इस टांके में जो ये पानी एकत्रित होता था, इसका भी एक अलग नाम है भी, याद रखना, पालर पानी। तो पालर पानी किसे कहते हैं? जो ये टांके में जल एकत्रित होता था, इसे कहते हैं। चलिए, नाड़ी क्या है भाई? छोटे तालाब जैसे हैं ये। मानव की दैनिक आवश्यकताओं और पशुपालन के लिए जो जल संचय किया जाता था, उसे गांवों में क्या कहते थे? नाड़ी। और अगर इस नाड़ी को कृत्रिम रूप से गहरा कर दिया जाता था तो इसे क्या कहते थे? टोबा। अच्छा, एक चीज और, ये नारी या टोबा जो है, इनसे जल रिसाव होता था। इनसे क्या होता था? जल रिसाव होता था। तो इनके चारों तरफ या इनके आसपास छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते थे। क्या बना दिए जाते थे? कुएं बना दिए जाते थे, और उन कुओं को बेरी कहते थे भाई। क्या कहते थे? बेरी। ये जो नाड़ी या टोबा है, इनसे जल रिसाव होता था, तो जल का एक तरीके से दुरुपयोग रोकने के लिए, उस जल को भी संचित करने के लिए इनके आसपास छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते थे। इन कुओं को क्या कहते थे? बेरी। अच्छा, कुओं जैसा ही एक और कुओं से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, जोहड़ या नाड़ा। देखिए, शेखावाटी क्षेत्र में, मुख्यतः कहां? शेखावाटी क्षेत्र में चूने से निर्मित कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ या नाड़ा। और इनके, अब ध्यान से सुना भी, इनमें जो जल होता था उसका उपयोग मुख्य रूप से किसमें करते थे? सिंचाई में करते थे। अच्छा, जोहड़ और नाड़ा के अंदर बेसिक एक डिफरेंस है। कई बार इनको सम्मिलित रूप से पूछ लेते हैं, तो अपने बोल सकते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में चूने से निर्मित कुओं को जोहड़ या नाड़ा कहते हैं, जिनके जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता था। जोहड़ मुख्य रूप से कच्चे कुओं को कहते हैं भाई, और नाड़ा किसको कहते हैं? पक्के कुओं को। अच्छा, यहां पर चूंकि शेखावाटी क्षेत्र की बात चल रही है, तो छोटी सी चीज और बताऊंगा। सर किसे कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? सर। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या करना, भी सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो लोग आरपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें फ्रेंड्स।
और कोरोना संकट का समय है, अपने खुद की सावधानी रखें, सेफ्टी रखें और अपने परिवार की सेफ्टी रखें। और मैं साइड हो रहा हूँ, आप आराम से इस पूरे जितने भी डायग्राम्स बने हुए उनको देखिए और जो भी पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।